Hey guys, hi everyone. Good afternoon, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. सबका स्वागत है guys into this session, lecture number 3 of this income tax regular batch for May and September 25. Taxation regular batch में आप सबका स्वागत है. Let's get going with a quick recap of what we did into the preceding session and then हम इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे guys. और पिछले सेशन में सबसे पहले हम लोगों ने किया था guys previous year सबसे पहले प्रीवियस ईयर पढ़ा था एंड देन वी डिड रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 एंड जहां पर मैंने आप लोगों को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाला पढ़ाया था. तो प्रीवियस ईयर क्या होता है दोस्तों? प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर से जस्ट पीछे वाले को प्रीवियस ईयर बोला जाता है. हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रीवियस ईयर 2024-25 इज रेलेवेंट, असेसमेंट ईयर 25-26. उसके बाद देखा था प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस. अगर कोई बिजनेस नया सेटअप होता है दोस्तों in between of a financial year, then it will start from the date of setting up of the business till the end of the financial year in which the business was set up, which will be 31st of March 2025. So no matter when you start your business, it will end on 31st March. Okay guys, so previous year can be a period of less than 12 months. The answer is yes, previous year can be a period of less than 12 months. Moving on guys, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था the rates of taxes. नहीं, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंटर किया था assessment year. Assessment year means a period of 12 months commencing on the first day of April every year. It will start from the 1st of April 2025 and on 31st March 2026. ये हमारे लिए assessment year relevant है. उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे guys on the rates of taxes. guys rates of taxes पर पहुंचे थे. वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा कंसेप्ट है गाइस. द रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले किया था डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाला. कौन सा किया था गाइस? डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाला किया था, जहां आप लोगों ने देखा था, गाड़ी क्यों अटक रही है भाई? हाँ जी गाइस, जहां आप लोगों ने देखा था गाइस सबसे पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 लाख से 7 लाख. फॉर द नेक्स्ट 4 lakhs 5% विल बी लिवाइड, 5% विल बी लिवाइड. उसके बाद 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कितना परसेंट लगेगा गाइस? 10%. 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, and above 15 lakh 30% is the rate of tax that will be levied. However, it should also be kept in mind guys, आप लोगों को ध्यान रखना है, if you are following the default tax regime, अगर आप default tax regime follow कर रहे हैं तो there are certain sections जिसमें आपको deductions या exemptions नहीं मिलेगी. और वो कौन कौन से हैं guys? सैलरी चैप्टर में अगर अपन चलें तो लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस गाइस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलेगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 75,000 रुपीज की. तो दिस वाज वन ऑफ दोज अमेंडमेंट्स जो फाइनेंस एक्ट 2024 की वजह से आए हैं. फिर सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी. सेक्शन 1032 छोटे बच्चे की इनकम अगर माता पिता की इनकम में जोड़ी जाती है तो माता पिता को 1500 रुपए की छूट मिलती है पर एनम. वो आपको एग्जेम्पशन 1500 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हो. 24B इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपने घर खरीदा जिसमें आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो एंड घर खरीदने के लिए लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हो. लेट आउट प्रॉपर्टी में ये दिक्कत नहीं है. एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड. नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स फॉर साइंटिफिक एंड सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च. इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस. फैमिली पेंशन की पहले डिडक्शन नहीं मिलती थी, अब डिडक्शन मिलती है. कितने की? 1/3 और 15,000 whichever is lower. अगर ओल्ड रिजाइम है 1/3 और 25,000 whichever is lower.
अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। तो दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट गाइस जो आप लोगों के लिए आया। 80C से 80U की डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 3 ऐसे सेक्शन है जहां पर डिडक्शन मिल जाती है, 80CCD2, 80CCH2 एंड 80JJAA, यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाती है गाइस। उसके बाद आपका आता है अगर सेट ऑफ लॉसेस करना होता है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड अलाउ नहीं करा जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हो, बट हाउस प्रॉपर्टी लॉस विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ इंटर हेड। इंटर हेड अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब आज हमें करना है the rates of taxes according to the old regime and previous year for undisclosed source of income। तो आज मैं क्या करूंगा, आज पहले प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अभी खाना खाकर आया ना, खाना खाने के बाद ना बॉडी के हार्मोन्स नींद लेकर आते हैं, राठी जी सो जाओ, 15 मिनट 20 मिनट का पावर नैप ले लो, मगर आज उसका टाइम नहीं है गाइस। तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोना डू इज, हम लोग पहले आज प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि किसी भी तरीके का आलस आए ना। ऑलराइट, खाने के बाद आता है ना झोंका, ऐसे पढ़ते पढ़ते सोते हो कि नहीं कभी कभी है, पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट, हाँ जी गाइस, तो अब वो वाला दोस्तों, अब वो वाला अपन करने वाले हैं। तो वैसी हरकत ना हो क्लास के बीच में, इसीलिए ऐसा ना हो पता चले मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं बगल में जाके बैठा और वहां से खर्राटों की आवाज आ रही है, बच्चे कह रहे हैं चलो राठी जी गए भैया, क्लास की छुट्टी, आ जाओ भाई। इफ द इंडिविजुअल ऑप्ट्स टू बी टैक्स अंडर ओल्ड रिजाइम, अगर इंडिविजुअल ओल्ड रिजाइम फॉलो करता है, और ओल्ड रिजाइम का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। अगर इंडिविजुअल ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो करता है, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, ऑलराइट, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से बाहर आ जाता है। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल man or woman who is of the age of 60 years or more but up to 79 years at any time during the previous year, जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन। और यहां पर आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे दोस्तों, अंकल आंटी है हमारे, अंकल आंटी, आंटी फुग्गे उड़ा रही है एंड अंकल डज नॉट हैव एन ऑप्शन बट टू स्माइल। तो इन दैट केस यहां पर हमारे जो अंकल आंटी लग रहे हैं वो सीनियर सिटीजन लग रहे हैं। तो फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम इफ यू अटेन द एज ऑफ 60 years during the previous year but up to 79 years then you will be considered to be a senior citizen। अब दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा क्या ये सीनियर सिटीजन कंसिडर करे जाएंगे या नहीं। ये है मिस्टर एक्स दोस्तों, इनकी बर्थडे आती है, इनकी बर्थडे आती है ऑन द 22nd of March, 22nd मार्च को इनकी बर्थडे आती है। एंड 22nd मार्च 2025 को इन्होंने अपनी 60th बर्थडे सेलिब्रेट करी, 60th बर्थडे सेलिब्रेट करी। विल ही बी कंसिडर्ड टू बी अ सीनियर सिटीजन? क्या इन्हें फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 25-26 में जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो क्या इन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा? विल ही बी कंसिडर्ड टू बी अ सीनियर सिटीजन? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज। तो सरकार क्या कहती है कि राठी जी, आपका जो प्रीवियस ईयर है, आपका जो प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, इसके बीच में आप कभी भी सीनियर सिटीजन बन गए हो तो आपको भारत देश में सीनियर सिटीजन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन बने बने 2 महीने तो हो जाने चाहिए, ओह तुम तो अभी अभी सीनियर सिटीजन बने हो, ऐसा नहीं है। चाहे आप 1 अप्रैल को 60 इयर्स के हो, या मई में 60 इयर्स के हो, अगस्त में हो, दिसंबर में हो, मार्च में हो, चाहे 31 मार्च 2025 को ही क्यों ना आप 60th बर्थडे सेलिब्रेट करो, आप एक दिन के लिए सीनियर सिटीजन थे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी सरकार ने क्या बोला, चलो जाने दो, पूरा आपको सीनियर सिटीजन ही माना जाएगा। तो इवन इफ 22 मार्च को मिस्टर एक्स 60 इयर्स के हुए, क्या इन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961? द आंसर इज यस, ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सीनियर सिटीजन। ऑलराइट गाइस, अब इसमें आगे एक लाइन बड़ी अच्छी आई, a resident individual who attains the age of
60 years on 1st April 2025. एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन बना है, लेकिन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, क्या उसे भी सीनियर सिटीजन माना जाएगा? शैल बी कंसिडर्ड अ सीनियर सिटीजन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25? द आंसर इज यस. सरकार ने क्या कहा? Just because of one day, we should not deny the benefit of senior citizen slab rate. एक दिन की वजह से हम सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट का बेनिफिट डिनाई नहीं करना चाहते हैं. अब लेट्स से गाइस, इसी एग्जांपल में आगे बढ़ाता हूं गाइस, एंड लेट्स से नाउ वी हैव मिस्टर वाई. मिस्टर वाई दोस्तों, इनकी बर्थडे डेट है 1st of April. अब 1st April 2024 को, 1st April 2024 को, जो हमारे लिए प्रीवियस ईयर मैटर करता है, ये इस दिन 59 ईयर्स के हुए थे, 59 ईयर्स के हुए. एंड ऑन द 1st of April 2025, which is the first day of assessment year, 1st April 2025 को उन्होंने अपनी 60th बर्थडे सेलिब्रेट करी. क्या इन्हें भी सीनियर सिटीजन माना जाएगा? द आंसर इज यस. इन्हें भी सीनियर सिटीजन माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो नॉट ओनली सरकार ने, मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं ना, एक साल एक दिन का टाइम दिया है, करेक्ट. द 1 ईयर इज द प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम निकाली जा रही है. तो आपका प्रीवियस ईयर 24-25 का ही रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, और प्रीवियस ईयर 24-25 में आपकी क्या एज है ये मैटर करती है. जस्ट सरकार ने एक दिन का छोटा सा रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपकी बर्थडे अप्रैल फूल डे के दिन आती है. अब उज्जवल बता रहा था सर मेरी 1st अप्रैल को बर्थडे आती है. अब मैं अपने दोस्तों से कहता हूं अरे भाई 1st अप्रैल को मेरी बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में आना है. अब उज्जवल खुद ही फुग्गे बना रहा था, केक ऑर्डर किया भाई ने, लेकिन बर्थडे पे कोई नहीं आया. क्यों? क्योंकि दोस्तों को लगा अप्रैल फूल बना रहा है. पता चले हम गिफ्ट लेकर पहुंच गए और उज्जवल ने कहा भैया आज तो मेरी बर्थडे नहीं है, अप्रैल फूल बनाया और सारे गिफ्ट ले लिए. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, ओहो, यूनुस कह रहा है सर खुदा कसम मेरा डेट ऑफ बर्थ 1st April 2003 है, मतलब 1st April है. क्या बात है, अप्रैल फूल डे के दिन यूनुस भाई ने जन्म लिया. घर वालों ने जब बताया होगा, परिवार वालों को, माना नहीं होगा, ऐसे कहा होगा चल झूठे, मतलब घर वालों को. हाँ जी गाइस. तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. सरकार ने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ वन डे वी शुड नॉट डिनाई यू द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन स्लैब रेट. नाउ एक और इंसान है मिस्टर जी, और इनका बर्थडे आता है 2nd अप्रैल को. ये थोड़े देर और अपने मम्मी के पेट में रह गए थे, और जब तक मम्मी के पेट से बाहर आते तारीख बदल गई. अब मेरे को बताइए गाइस, अब मेरे को बताइए, इन दिस सिनेरियो अगर ये 2nd April 2025 को 60 इयर्स के हुए, 60th बर्थडे सेलिब्रेट करी है, तो क्या इन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा? विल ही बी कंसिडर्ड टू बी सीनियर सिटीजन? है कह रहे देखो, एक्स को मान लिया, वाई को मान लिया. अब वो धीरे धीरे किसक रहा था, कह रहे मेरे को भी ले 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 अंदर ले ले ले. वाई ने धक्का मारा है, सिर्फ 1st April वालों को अलाउड है, सिर्फ 1st April वालों को अलाउड है. दोस्तों अगर आपका 2nd April को हुआ, 2nd April 2025, सेकेंड डे ऑफ असेसमेंट ईयर को अगर आप 60 इयर्स के हुए हो, तो आपको सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा. यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी सीनियर सिटीजन. ऑलराइट गाइस. अब क्वेश्चन में ना दोस्तों ऐसे नहीं पूछते, इतना आसान नहीं बताते, ये तो हमारे बच्चे रट के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पता है ऐसे बोलते हैं. देखिए देखिए दोस्तों कितना शानदार तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं. लेट्स से वो बोलेंगे मिस्टर डी born on 1st April 1965, ऐसे क्वेश्चन में देंगे. तो अब क्या आप लोगों को खुद से चेक करना पड़ेगा गाइस. अगर हम 1965 देख रहे हैं, 1965 ओके, तो अगर 1965 है तो यहां से एक बार को 60 इयर्स ऐड करो,
अपने कैलकुलेटर में उठाओ 1965 प्लस 60 निकल कर आता है 2025। तो क्या ये ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर क्या ये सीनियर सिटीजन हो गए होंगे? द आंसर इज यस, ये सीनियर सिटीजन हो गए होंगे, सीनियर सिटीजन हो गए हैं। नाउ माय क्वेश्चन विल चेंज, व्हाट विल हैपन अगर ये 1 अप्रैल 1964 को बॉर्न हुए, 1 अप्रैल 1964 को बॉर्न हुए, तब क्या इन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा? एवरीबडी हैज टू आंसर मी इनटू द चैट बॉक्स। अगर ये 1 अप्रैल 1964 को बॉर्न हुए हैं तो क्या फिर इन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा? 49 ईयर्स, 59 ईयर्स, ऑल राइट। देखो यस यस, कर दिया ना एक बकरा हलाल है। मतलब उज्जवल भाई नजर ना लगे, मम्मी से काला टीका लगवा लेना बेटा, बड़ा इतना बड़ा काला टीका यहाँ पे माथे पे लगवा लेना। कर क्या हुआ राठी जी? मतलब जो 1 साल पहले पैदा हुआ, जो 1 साल पहले पैदा हुआ, भाई मना कर रहे नहीं नहीं ये तो 59 के हैं, और जो 1 साल बाद पैदा हुआ उसे उसने 60 बोल दिया है। अरे वाह, नजर ना लगे उज्जवल भाई को हमारी, नालायक। थोड़ा सा ध्यान देना था। 1964 तो ये 61 ईयर्स के हो गए भाई। अब उज्जवल कह रहा है राठी जी आपने क्या बोला था कि 60 ईयर्स के हुए या नहीं हुए? हमने उसके लिए मना किया था, 60 के नहीं हुए, 60 के नहीं हुए। नालायक। हाँ जी 61 के हुए, चैट बॉक्स में तो लिखा हुआ ना, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है। कह रहा 59 लिख रहा था, पहले तो 49 लिखा, फिर उसको लगा वो गलती हो गई, टाइपिंग एरर, जल्दी जल्दी 59 लिखा भाई ने फिर। हाँ जी, कि मैं सबसे पहले आंसर करूंगा, मैं सबसे पहले आंसर करूंगा, गलत। हाँ जी नहीं तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, नाउ सबसे पहली स्लैब रेट आप लोगों के सामने आने वाली है, उसके बाद हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करने वाले हैं। मैं रिवाइज करवा देता हूं। अगर इंडिविजुअल ओल्ड रिजाइन फॉलो करता है और वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सर रेसिडेंट का क्या मतलब है? रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, अभी बस इतना ही समझ लो, जो भारत देश में ज्यादा वक्त के लिए रुकता है। डिटेल डिस्कशन इज गोना हैपन इन चैप्टर नंबर 2। डिटेल डिस्कशन दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में होगी, जहां मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि कब आप रेसिडेंट बनते हैं, कब आप नॉन रेसिडेंट रहते हैं। ऑलराइट, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल मैन और वुमेन हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years or more but up to 79 years at any time during the previous year, and a resident individual who attains the age of 60 years, जो भारत देश में 60 years का हुआ on 1st April 2025 shall be considered a senior citizen for the purpose of Income Tax Act for the previous year 24-25। आ जाओ भाई। Income up to 3 lakh rupees, income up to 3 lakh rupees nil। 3 लाख रुपए तक इनकम कितनी है गाइस? निल। मोर देन 3 lakhs, मोर देन 3 lakhs बट अप टू 5 lakhs, इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 5 लाख तक है तो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख रुपीज। फिर 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है तो 10,000 रुपए तो देनी ही देनी है, 10,000 तो देनी ही देनी है, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 5 लाख रुपीज। एंड लास्ट, अगर इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा की है तो कितना देना है? 1,10,000 रुपए प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 10 लाख रुपीज। इजी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इससे भारी भरकम स्लैब रेट पहले पढ़कर आ चुके हैं, तो ये वाली स्लैब रेट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से 5 लाख, मतलब फॉर द नेक्स्ट 2 lakhs आपको 5% देना है, फिर 5 लाख से 10 लाख, फॉर द नेक्स्ट 5 lakhs आपको 20% देना है, और 10 लाख से ज्यादा अगर इनकम हुई तो जितनी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उस पर आपको 30% पे करना होगा। आओ भाई, compute the tax liability of Mr. Ankit, aged 64 years, resident of India in the following cases, assuming he does not wish to opt for the default tax regime अंडर सेक्शन 115 बीएससी, वो 115 बीएससी फॉलो नहीं करना चाहते हैं,
he opted out of the default tax regime. तो क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, अगर इनकी 5,90,000 रुपए इनकम है तो कितना होगा, 12,30,000 रुपए है इनकम तो कितना होगा, एंड 34,80,000 है तो कितना होगा। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं आप लोगों से दोस्तों दो केसेस मैं करवाऊंगा, ए और बी, और सी आपको करना होगा। तो 590 एंड 1230 मैं करवाऊंगा यहां पर, एंड देन आई एम गोना गिव यू 1 मिनट टू डू इट बाय योरसेल्फ, ओके, सो दैट हम दोनों का काम बनेगा इससे। पहले वाले केस में अगर इनकम 5,90,000 है, और दूसरे वाले केस में दोस्तों इनकम अगर 12,30,000, 12,30,000। ऑलराइट गाइस, पहले वाले केस में फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 2 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 2 लाख का 5% निकल कर आता है 10,000, एंड रिमेनिंग 90,000 रुपीज, 90K एट द रेट कितना, 20%, 20% ऑफ 90,000, 18,000 निकल कर आता है गाइस 28,000। इस क्वेश्चन में वैसे आपको बोला है इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वी आर इग्नोरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। हाउएवर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, फाइनली इसमें अपन ऐड करते हैं, आगे आप सीखोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। जो मैंने क्वेश्चंस पिछले सेशन में भी करवाए, कई बच्चों का डाउट आया सर 4% जोड़ना है नहीं जोड़ना है, जोड़ना है बेटा। क्वेश्चन में बोला इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वी विल इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ना। तो आपका जितनी भी टैक्स लायबिलिटी होती है 28,000, उसका 4% आपको और देना होगा, तो 28,000 का इंटू 4% निकल कर आता है 1120। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी अगर आपसे यहां पर पूछे तो निकल कर आएगा 29,120। लेकिन मैंने सिर्फ बता दिया है आप लोगों को, हम इसे डिटेल में आगे भी करने वाले हैं, सो रेस्ट अश्योर्ड वी गोना एंजॉय दैट इन सेशंस टू कम बाय। नेक्स्ट 12,30,000 रुपए की इनकम है गाइस, इस पे कितना टैक्स निकलेगा, फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 2 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 10,000 रुपीज, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज एट द रेट 20%, 1 लाख रुपए, एंड रिमेनिंग 2.3 लाख रुपीज एट द रेट 30%। हाँ जी गाइस, कितना निकल कर आया, 2,30,000 इंटू 0.3, 69,000। टोटल करो गाइस 1,79,000, 1,79,000। ऑलराइट, बी का 3,83,000। यूनेस क्या हो गया बेटा, 12,30,000 रुपए पर ज्यादा टैक्स दिलवा दिया आपने, बहुत ज्यादा। अरे रे मेरे भाई कह रहे अरे रे गड़बड़ हो गई रे। हाँ जी गाइस, एंड लास्ट 34,80,000 रुपीज पर टैक्स निकालिए आप लोग। गिविंग यू 1 मिनट, लिख कर करेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं गाइस। खटाखट करिए, खटाखट करिए गाइस, आ जाओ भाई फटाफट। Everybody should do it. Everyone should do it. फटाफट कर दीजिए। किया, मैं भी टैक्स निकाल रहा हूं गाइस। मेरा टैक्स निकल गया है, 8,54,000 इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। इसमें दोस्तों 8,54,000 फटाफट निकालने का भी एक तरीका बताता हूं, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था आप लोगों को। अगर आप लोग ध्यान से देखें गाइस,
यहां पर आपकी इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज, मोर देन 10 लाख रुपीज वाले सिनारियो में है, तो 1,10,000 रुपए तो देना ही देना है, 1,10,000 रुपीज तो देना ही देना है, प्लस 30% of the amount by which the income exceeds 10 lakh rupees, plus 30% of the amount by which the income exceeds 10 lakh rupees, इनकम 10 लाख से जितनी ज्यादा है उसका 30%। तो मैंने क्या किया गाइस, कैलकुलेटर पर ये लिखा 34,80,000 रुपीज, इसमें से 10 लाख रुपए हटा दिया क्योंकि 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 30% देना है, इंटू 30% किया तो 7,44,000 आ गया, प्लस 1,10,000 तो 8,54,000, क्योंकि 10 लाख रुपए तक का टैक्स 1,10,000 रुपए है, 10 लाख से ज्यादा वाला 30%, तो मैंने 8,54,000 फटाफट निकाल दिया गाइस। मजा आया गाइस सॉल्विंग आउट द फर्स्ट लैब रेट ऑफ द डे, solving out the first lab rate of the day. Did you guys enjoy it? This is the first lab rate for the optional tax regime if the individual opting for old regime is a resident individual who is a senior citizen. Senior citizen कौन होता है? जो 60 से 79 years के बीच के होते हैं guys, at any time during the previous year, including all those who attain the age of 60 years on the first day of the assessment year. पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, अब 10 लाख 30%। आ जाओ भाई, एवरीबडी इधर देखिएगा गाइस, पहला वाला आंसर आया आपका 28,000, दूसरा वाला आपका आंसर आया 179 और तीसरा वाला आया 854। क्या सर हमें लिखना है? ऑफ कोर्स, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड्स टू राइट डाउन द स्लैब रेट, फर्स्ट स्लैब रेट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। करिए गाइस खटाखट। हेडिंग डालिए ना, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजाइम। साइड हो जाओ। ये लो, अब दोस्तों ये वाला यहां तक लिखना है गाइस, फटाफट लिखिए। चलिए जी गाइस, मूविंग ऑन। लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं गाइस
for a resident individual, man or woman, who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year. दोस्तों, for a resident individual, man or woman, who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year, जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन। जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन। अभी तक अपन लोगों ने किन की बात करी थी? जो 60 से 79 है। सर व्हाट अबाउट जो 60 से छोटे, उनके लिए थर्ड स्लैब रेट है गाइस। दिस इज द सेकंड स्लैब रेट, दिस इज द सेकंड स्लैब रेट, उनके लिए थर्ड स्लैब रेट है। सर उनके लिए क्या दोस्तों? जो 80 साल या उससे ज्यादा वाले हैं, उनके लिए हमारे सामने आ गया। एंड अगेन द सेम पॉइंट, a resident individual who attains the age of 80 years on 1st April 2025 shall be considered to be a super senior citizen for the previous year 24-25. क्या माना जाएगा? A resident individual who attains the age of 80 years on 1st April 2025, इन्हें क्या माना जाएगा? They will be considered to be super senior citizen for the purpose for the previous year 24-25. Again, if you attain the age of 80 years on the first day of assessment year के पहले दिन अगर आप सुपर सीनियर 80 years के हुए तो आपको सुपर सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। अगेन यहां पर डेट कौन सी मैटर करती है गाइस? अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए मिस्टर के born on 1st April 1945, ये डेट मैटर करेगी गाइस। 1st April 1945 ये डेट मैटर करेगी। तो यहां जो भी डेट हो ना दोस्तों, जो भी ईयर हो, उसमें 60 और 80 जोड़कर देखना गाइस, तो आप लोगों का ना वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहां पर हम देख सकते हैं देयर आर टू अंकल्स जो काफी सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, मतलब काफी सीनियर सिटीजन मतलब सुपर सीनियर सिटीजन। अप टू 5 लाख रुपीज माफ, अप टू 5 लाख रुपीज सरकार ने कहा माफ। अब देखिए ना, सरकार अपनी वाहवाही कैसे करती है। हमारे देश की सरकार दोस्तों माइक लेती है, ये देश बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से चल रहा है। अब रैली में मैं भी गया हुआ था दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ जी गाइस, वहां पर बगल में एक अंकल थे, काफी बुजुर्ग लग रहे थे, और हाथ में छड़ी थी, मतलब लग रहा था कि कभी भी ऊपर जा सकते हैं। हाँ जी गाइस, मतलब काफी बुजुर्ग हो गए थे, करीब 90 इयर्स के होंगे। दांतों में दोस्तों वो दांत नहीं होते ना जब, तो वो वाला लगाते थे, वो सब कुछ लगा हुआ था, हियरिंग एड, मतलब कुछ छोड़ा नहीं था उन्होंने। अब इधर ध्यान से सुनिएगा गाइस, वो ऐसे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, वाह वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है। अब मैं अंकल को देखता हूं, अंकल मेरी तरफ देखते, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा अंकल मेरे 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 कान बढ़िया हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, आप थोड़ा धीरे बोलिए, बगल में तो बैठा। तो अंकल ने छड़ी उठाई और जरा सा जोर से लगा दिया मेरे पैर पे। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? कह रहे ताली तो नहीं बजा रहा है। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही है। लेट्स से मोदी जी थे तो कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने, 5 लाख रुपए वो कि हमारे आशीर्वाद से देश चल रहा है। मैंने कहा वो स्क्रिप्टेड है, उनको स्क्रिप्ट मिली है कहीं से, आपको बहला फुसलाकर ऊपर जाने से पहले आपका आखिरी वोट ले ले, उसकी कोशिश चल रही है। आप ध्यान से सुनिए। इसीलिए मोदी जी, अब इसीलिए दोस्तों वो माइक पर, अब वो वापस पॉलिटिशियन मोदी जी, हमने अपने देश के बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा की है, पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। अब अंकल से रुका नहीं गया, अंकल चेयर पे खड़े हो गए और जोर जोर से ऐसे 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 ताली बजा रहे हैं। मैंने कहा अंकल कहां खड़े हो रहे हो भाई, हैं? बिल्कुल यहीं से ऊपर जाना है क्या? आप नीचे उतरिए। अंकल मेरी तरफ देखते, कह रहे बड़े तुम सैडिस्ट किस्म के इंसान हो। मैंने कहा अंकल क्या बात है, गुड इंग्लिश, लेकिन मेरे को सैडिस्ट क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तुम्हें हर चीज में बुराई सा ही महसूस होता है, सबके लिए बुराई सोचते हो क्या है? मायूस से रहते हो जिंदगी में। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। मैंने कहा है अंकल,
शादीशुदा हूं, एक प्यारी सी बेटी है मेरी। हाँ नहीं तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो अंकल कहते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एक बार ताली बजाने में तुम्हारे को दिक्कत हो रही है। मैंने कहा अंकल मेरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए। आपने जोर जोर से तालियां बजाई, और क्यों ताली बजाई, कह रहे उन्होंने कहा 5 लाख रुपए तक माफ है, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अंकल मैंने अंकल से पूछा है इतनी इनकम आपकी? मैंने अंकल से पूछा, अंकल बुरा नहीं मानिएगा लेकिन है क्या इतनी इनकम आपकी? और अंकल देखिए ये भी बुरा मत मानिएगा, 80 साल तक 90% लोग तो ऊपर चले जाते हैं, और जो बचे हुए 10% रहते हैं, जो बचे हुए 10% रहते हैं, उनकी वो इस हालत में नहीं होते कि वो कमा सके। सही बात है कि नहीं है? अंकल कहते हैं यार तेरी बात में दम है मैंने कहा बात में दम है, वो उनको जो स्क्रिप्ट मिली है ना उसमें आप फंस गए। हाँ जी गाइस, सरकार ने क्या कहा, 5 लाख रुपए तक माफ, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। अरे भैया इनकम ही ना है उनकी, इनकम नहीं होगी तो टैक्स कहां से देंगे? हाँ जी। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहां पे ऐसे हा 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 ऐसे लिखकर तो नहीं आ सकते ना। वहां पर क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर कुमार एजेड 88 ईयर्स, और आप उसके आगे लिखा है हा हा हा। ऐसा तो होता ही नहीं है, राठी जी ने बताया था। अरे भैया क्वेश्चन में आ जाए तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व आउट कर आना, बाद में अपन क्लब एग्जाम हॉल से बाहर निकल के मस्ती कर लेंगे, हंस लेंगे। वहां मत लिखा ना हा हा हा। हाँ जी गाइस तो अप टू 5 लाख रुपीज नेल, 5 लाख से 10 लाख 20% of the amount by which the income exceed 5 lakhs, and more than 10 lakhs, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख रुपए तो देना ही देना है, प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड 10 लाख रुपीज। तो आ जाओ गाइस एवरीबॉडी, अब क्वेश्चन करने का वक्त आ गया। अगेन इसमें मैं एक पार्ट करवाऊंगा और बचे हुए 2 पार्ट आप करेंगे। खैर आखिरी क्वेश्चन, आखिरी वाला पार्ट तो कुछ ज्यादा ही आसान है, क्योंकि वो क्लियरली नजर आ रहा है सी केस में 4,99,000 रुपीज की इनकम है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस चारू एजेड 82 इयर्स, रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग केसेस, अज्यूमिंग शी डज नॉट विश टू ऑप्ट फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। तो 4,99,000 पर, इस पर तो गाइस नो टैक्स लायबिलिटी, इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता। 8,70,000 पर टैक्स मैं निकालता हूं, 26,75,000 पर आप निकालिएगा। 8,70,000 हमारी एक टीम है गाइस, अकेला मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेहनत करवाऊंगा अभी। तो फर्स्ट 5 लाख रुपीज नील, रिमेनिंग 3.7 लाख रुपीज एट द रेट 20% गाइस। कितना निकल कर आया? 37 इंटू 2 74। तो टोटल आपका जो टैक्स निकल कर आया गाइस दैट विल बी 74,000। इसमें आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑब्वियसली व्हाट यू आर गोना ऐड, आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट आ जाओ भाई एवरीवन। सेकेंड सिनेरियो आप करिए गाइस, सेकेंड सिनेरियो आप करिए। 26,75,000 पर अब आप लोग करेंगे। गिविंग यू गाइस 30 सेकेंड्स टू डू इट। फटाफट झटपट झटपट कर दीजिए गाइस। लेट मी सी गाइस, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को कर कर दिखाएगा? झटपट झटपट कर दीजिए। नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, दैट इज गुड टू सी। गाइस जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के कोई दोस्त हैं जो मई या सितंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 दिन के लिए मैं एक ऐसा ऑफर लाया हूं विच नन ऑफ यू कैन डिनाई, एंड दैट इज 3 दिन के लिए गाइस द प्राइस इज फॉर आवर बैच इज 1 रुपी एंड 2 रुपीज। कह रहे राठी जी ये गलत बात है, हमसे तो आपने 5-5 हजार रुपए ले लिए और यहां पे 1-1 2-2 रुपए का दे रहा है फॉर 7 डेज ओनली, फॉर 7 डेज ओनली। कोई 6 महीने का ले रहा है तो 1 रुपए, 12 महीने का ले रहा है तो 2 रुपए।
ऑलराइट गाइस, लेकिन 7 दिन बाद अगर उन्हें अच्छा लगता है तो फिर उन्हें बैलेंस पेमेंट करनी पड़ेगी गाइस। दे विल हैव टू मेक द बैलेंस पेमेंट टू कंटिन्यू विद द सेशन। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो जुड़ना चाहता है, ये 14, 15, 16 3 दिन के लिए ये ऐसा ऑप्शन मैंने दिया है। ऑलराइट गाइस, आधे बच्चे यहीं बिदक जाएंगे, कहना राठी जी रिफंड दो, हम पढ़ लेंगे किसी और टीचर से। हाँ, नहीं तो सिर्फ 7 दिन के लिए उनको एक तरीके से फ्री एक्सेस है, एंड दे कैन सब्सक्राइब, उन्होंने सब्सक्राइब कर सकते हैं, 7 दिन मेरे साथ पढ़ाई करें, डीटी आईडीटी दोनों, एंड देन इफ दे लाइक इट, इफ दे विश टू कंटिन्यू, दे कैन कंटिन्यू। आ जाओ भाई सेकंड वाले केस का। हाँ जी गाइस, सेकंड वाले केस का दोस्तों आंसर बताइए। 26,75,000, कैलकुलेटर पर करें खटखट फटफट। आ जाओ गाइस, इधर देखिएगा 2675, इसमें से आपने 10 लाख रुपए माइनस किया, बचा 16,75,000 रुपए इंटू 0.3 प्लस 1 लाख रुपए, 6,02,500 आएगा बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगा दें तो 6,26,600, 6,26,600 इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 6,02,500। चलिए गाइस, नाउ टाइम टू राइट डाउन द सेकंड स्लैब। नाउ टाइम टू राइट डाउन द सेकंड स्लैब। लिखना बहुत जरूरी है। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट राइटिंग, इट इज बेटर यू स्टॉप स्टडिंग विद मी। आप अलग से कभी रिकॉर्डेड में देख लेना गाइस, लाइव क्लास में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे, इट इज एज इफ आप क्लासरूम जब स्कूल में होते थे तब टीचर लिखने बोलता था तो लिखते थे ना, कंसिडर दैट टू बी लाइक दैट। लिखिए गाइस, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फटाफट। Resident individual, man or woman who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year, super senior citizen. A resident individual who attains the age of 80 years on 1st April 2025 shall be considered a super senior citizen for the previous year 24-25. हुआ everyone? लिखिए, शानदार जानदार, लिखना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा भाई, एंड देन राइट द स्लैब रेट। इनकम अप टू 5 लाख रुपीज नील, 5 लाख से 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख 30%, अबव 10 लाख 30%। लिखा आप लोगों ने? आ जाओ भाई। And then we'll move on to the third slab rate. If you guys remember कि आप लोगों का अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में एक ही स्लैब रेट था फॉर एवरी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज और रेजिडेंशियल स्टेटस। HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक ही स्लैब रेट था। ओल्ड रिजाइम में, जिसे ऑप्शनल टैक्स रिजाइम भी बोला जाता है, उसमें 3 स्लैब रेट्स हैं, जिसमें से 2 अपन कर चुके हैं। और ये जो 2 स्लैब रेट्स है वो बड़ी स्पेसिफिक आई। पहली वाली स्लैब रेट जो आई वो सिर्फ सीनियर सिटीजन को कवर करती है जो कि भारत देश का रेसिडेंट है, 60 से 79। जो दूसरी स्लैब रेट आई वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट है, कहता है हम सिर्फ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन को अलाउ करेंगे जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है। अब मेरे जैसे लोग, मैं अभी दोस्तों 18 साल का ही हुआ हूं। यूनिस को तो मैं क्लास में यूनिस बोलता हूं, वैसे तो मैं यूनिस काका, यूनिस दादू, यूनिस भैया, ऐसे करके यूनिस अंकल, ऐसे बड़े हैं काफी में से, वो 62 इयर्स के हैं और मैं दोस्तों 18 साल का। तो मैं कौन सी स्लैब रेट में आऊंगा? मेरी अभी तक कोई स्लैब रेट की बात ही नहीं हुई। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने कहा राठी जी यू विल फॉल अंडर द थर्ड स्लैब रेट। आप थर्ड स्लैब रेट में आएंगे। आइए गाइस, फॉर इंडिविजुअल मैन और वुमेन, for individual man or women other than those mentioned above, तो फॉर ऑल इंडिविजुअल्स जो पहली 2 कैटेगरीज में नहीं आते, सेकंड में मैं आता हूं। उज्जवल, अच्छा उज्जवल कह रहा है सर मैंने आपको बताया नहीं, मैं सर प्लास्टिक सर्जरी करवा कर बैठा हूं, मेरी उम्र दिखती चाहे 19 साल की होगी बट आई एम 91। ओके ओके, आप सेकंड में आते हैं, मान लिया। वैसे क्या इसमें मैं लड़ाई क्यों करूंगा, मान लिया, चलो भाई ठीक है।
अब बताना नहीं ऐसे कि करा ली प्लास्टिक सर्जरी, अब ठीक है बेटा, अब जितनी जिंदगी है अच्छे से गुलजार होकर जियो। चलो इधर आओ। आए बड़ी मेरी टांग खींच रहा था, कोशिश कर रहा था कि आपकी टांग खींच पाऊंगा। हाँ जी गाइस, फॉर इंडिविजुअल मैन और women other than those mentioned above, other than those mentioned in the first two scenario। हाँ जी गाइस, अब मेरे को बताइए, तो यहां पर कौन से इंडिविजुअल्स की बात हो रही है? सबसे पहले सर यहां पर जो इंडिविजुअल की बात हो रही है वो रेसिडेंट अप टू 59 ईयर्स, रेसिडेंट जिनकी उम्र 59 ईयर्स तक है, क्योंकि अगर रेसिडेंट की उम्र 60 ईयर्स की हो जाएगी तो वो स्लैब रेट नंबर 1 में चले जाएंगे। रेसिडेंट की उम्र 80 ईयर्स और मोर होगी तो वो स्लैब रेट नंबर 2 में चले जाएंगे। तो रेसिडेंट अप टू 59 ईयर्स एंड नॉन रेसिडेंट नो एज लिमिट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पहली दो स्लैब रेट में, पहले दो पॉइंट में दोस्तों उन्होंने रेसिडेंट इंडिविजुअल वर्ड यूज किया है बार बार। इधर देखिए, मैं दिखा भी देता हूं गाइस, यहां पर देखिए फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये रहा। उसके बाद यहां पर पहली वाली में भी फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल यूज किया था वर्ड। तो यहां पर पहले दो कैटेगरीज में रेसिडेंट तो आ ही नहीं सकते इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो नॉन रेसिडेंट कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नॉन रेसिडेंट विल फॉल अंडर द थर्ड कैटेगरी मैंडेटरली, चाहे वो 25 ईयर्स के हो, 65 ईयर्स के हो या 85 ईयर्स के हो। तो फॉर इंडिविजुअल्स रेसिडेंट अप टू 59 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट नो मैटर व्हाट द एज, मैन और वुमेन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब गाइस बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया और बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। अब देखिएगा गाइस, मैं आपको कंफ्यूजन से कैसे बचाता हूं। मैं जब एग्जाम दे रहा था दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट May 2010, सीए इंटर का एग्जामिनेशन, उस टाइम सीए IPCC करके होता था। मई 2010 में जब मैंने पेपर दिया तो हमारे जो टैक्स का पेपर आया उसमें क्वेश्चन आया HUF का, जिसमें बोला कि जो करता है, लेट्स से मिस्टर एक्स जो करता है ये भारत देश के रेसिडेंट है और इनकी एज है 64 इयर्स। भारत देश के रेसिडेंट है एंड एज है 64 इयर्स एंड दे हैव आस्क्ड मी टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। उन्होंने क्या बोला? टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी आप HUF की निकालिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, HUF जिनके सिग्नेटरी कर्ता होते हैं, जिनकी उम्र 64 साल है, जिनकी उम्र कितनी है? 64 इयर्स, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज, एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू पार्टिसिपेट एंड आंसर, एंड दैट इज कि भाई साहब एवरीबडी हैज टू आंसर मी। स्लैब रेट नंबर 1 लगेगी क्योंकि कर्ता रेसिडेंट 64 इयर्स, स्लैब रेट नंबर 1 सीनियर सिटीजन वाली, या दोस्तों HUF के हिसाब से स्लैब रेट नंबर 3 जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये वाली कौन सी लगेगी? सर HUF है। सर यहां पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किसकी टोटल इनकम और किसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं। Because you are computing the total income and tax liability of the HUF, the age and residential status of कर्ता does not matter. It will fall in the third slab rate और वो इसी स्लैब रेट में आएगी। बहुत सारे बच्चों ने सीनियर सिटीजन की स्लैब रेट लगाई, लेकिन मैं आपका होस्ट था दोस्त, मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन जो मैंने स्लैब रेट लगाई वो स्लैब रेट नंबर 3 ही लगाई थी। ऑलराइट गाइस, यूनिस बेटा मेरे को ऐसे न्यूमेरिकल समझ में आते हैं बेटा, जैसे आपने 3 लिखा ना तो मैं समझ गया कि आप 3 कहना चाह रहे थे। फिर उसने हिंदी भी करी, उसके लिखा है तीसरा, TEESRA, मतलब समझ जाता हूं, ऐसे 3 नंबर से समझ जाता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। आगे आप इतनी मेहनत मत करिए,
सेव योर एनर्जी, तीसरा लिखा है नालायक। हाँ जी गाइस, तो इन दिस सिनेरियो गाइस, अगर एचयूएफ की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है गाइस, तो आप लोगों को स्लैब रेट नंबर 3 ही लगाना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्ता का एज, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। Likewise, for AOP, BOI and artificial judicial person, it will always fall in the third category. वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा दोस्तों? थर्ड कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इधर देखिएगा, इनकम अप टू 2.5 लाख रुपीज नील, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए 20%, एंड अबव 10 लाख रुपए, अबव 10 लाख रुपए 30%। 2.5 लाख तक नेल, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। ऑलराइट, यहां पर देखिए जो ऊपर मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दी वो नीचे भी लिखी हुई है। सर व्हाट इफ अ नॉन रेसिडेंट, what if a non-resident whose age is 60 years or more, will he be allowed 3 lakh rupees as first exemption limit? Answer mean yes or no? The answer is no. The answer is no. In case of non-resident individuals, special rates of senior citizen or super senior citizen are not applicable. Therefore, a non-resident whose age is 60 years or more shall only be allowed 2,50,000 rupees as first exemption limit instead of 3 lakh or 5 lakh rupees as the case may be. Instead of 3 lakh or 5 lakh rupees as the case may be. तो चाहे आप 65 के हो, 85 के हो, 95 के हो, 2.5 लाख रुपए की ही छूट मिलेगी अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो गाइस ये आपकी स्लैब रेट है। एक क्वेश्चन में यहां पर करवा देता हूं एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो हमारे पास अगले वाले पॉइंट में लिखे हुए हैं। इधर देखिएगा गाइस, अगर एक इंसान है मिस्टर पी, एजेड 61 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट, इनकी इनकम है 13,80,000 रुपीज, 13,80,000 रुपीज। इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। तो गाइस 61 देखकर भावुक मत हो जाना, क्योंकि उसके आगे नॉन रेसिडेंट लिखा है। नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज कौन सी स्लैब रेट में आएगा? स्लैब रेट नंबर 3 में। फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 12,500। Next 5 lakh rupees at the rate 20%, 1 lakh रुपए, and remaining 3.8 lakh rupees at the rate 30%, 1,14,000। $226,500 that is without health and education cess। अगर health and education cess लगाते हैं तो 2,35,560। All right guys, आ जाओ। तो पहले गाइस ये वाला आप लोग लिख ले। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट्स फॉर इंडिविजुअल के ऊपर करके ब्रैकेट में लिख लेना, रेसिडेंट अप टू 59 इयर्स ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट नो एज लिमिट, मैन और वुमेन अदर देन दोज मेंशन अबव, या फॉर इंडिविजुअल मैन और वुमेन रेसिडेंट अप टू इतना अदर देन दोज मेंशन अबव, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर की लाइन लिख रहे हैं ऑब्लिक एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लिखिएगा। और उसके बाद स्लैब रेट बनाइए फटाफट, स्लैब रेट बनाइए फटाफट, लिखिए। लेट मी सी,
Last 30 seconds. Done. आ जाओ भाई. Question number 10. Question number 10, guys. Compute the tax liability in the following cases. Ignore health and education cess and 115 BSc. Ashok and Sons having income of 9,20,000 rupees. Ashok and Sons is a HUF. इनकम कितनी है? 9,20,000 की. करता एज 60 इयर्स एंड करता इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. समझ गए? समझ गए दोस्तों? यहां पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई, जैसा मेरे को करी गई थी. लेकिन आप लोग मेरे बच्चे हो, शातिर हो, तेज दिमाग वाले हो, तो यू गाइस विल इजीली बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन. आपको पता है कि एचयूएफ के लिए तो दोस्तों कौन सी स्लैब रेट लगती है? थर्ड स्लैब रेट ही लगती है. तो 9,20,000 रुपीज पर अगर हमें इनकम निकालनी है तो फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 12,500, and remaining 4.2 lakh rupees at the rate 20%, 84,000. निकल कर आता है 96,500. दैट इज विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे तो 96,500 into 1.04, 1,03,60. नेक्स्ट, मिस्टर पुनीत नॉन रेसिडेंट. एज फिर मैटर नहीं करती, आगे एज देखने की जरूरत नहीं है. हैविंग एन इनकम ऑफ 10,70,000 रुपीज. फटाफट टैक्स लायबिलिटी निकालिए गाइस. 10,70,000 रुपीज पर अगर अपन देखें 1,38,840, दिस इज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. एंड अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हटा देते हैं तो 1,33,500. ऑलराइट गाइस, ये फिर सी है, सी इधर है, ये डी है. मिसेज राधिका, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोर्न ऑन 1st April 1965. Mrs. Radhika, resident of India, born on 1st April 1965, having an income of 45,80,000 rupees. इनकम कितने की है? 45,80,000 रुपीज की इनकम है. चलो भाई, अब अगर ध्यान से देखिएगा तो बिकॉज मिसेज राधिका इज अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स ऑन 1st of April 2025, मतलब दोस्तों क्या माना जाएगा? व्हाट इज शी गोना बी कंसिडर्ड एज? शी इज गोना बी कंसिडर्ड एज अ सीनियर सिटीजन. सेकेंडली, शी इज अ रेसिडेंट. तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है. मुझे बताइए स्लैब रेट नंबर 3 या स्लैब रेट नंबर 1? Sir, first slab rate will be made applicable in this scenario. Correct. Third case में guys first slab rate होगी. First slab rate 45,80,000 का 45,80,000 पर आपको वो निकालना है. एवरीबडी टैक्स लायबिलिटी करें साथ में. 45,80,000 आ जाओ भाई. लिख लिख कर दोस्तों मैं इस वजह से करवाता हूं सो दैट आप लोगों को टाइम मिले कि आप लोग भी लिख लिख के कर सके. वाई डू आई डू इट? मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना बड़ा आलसी हूं. लेकिन गाइस, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप लोग भी लिख लिख के करें और हमें एग्जाम हॉल में जब लिख लिख कर करना पड़े गाइस तो हमारे को कोई दिक्कत ना हो, तो गाइस वहां पर हमारी स्पीड मेंटेन्ड हो. इसीलिए गाइस आज से ही लिख लिख कर साथ साथ करेंगे, तब जाकर मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा.
11,86,500. 11,86,500. Alright, this is without health and education cess. अगर health and education cess और बोला तो 12,33,960. आ जाओ भाई. DF and Associates and AOP having income of 14,56,000. 30 seconds to you guys. 30 seconds. Last scenario करिए guys. 14,56,000 पर कितना टैक्स निकलेगा? अच्छा भाई, बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं गाइस. 14,56,000 पर कितना आंसर आया? 5456 into 0.3 plus 112,500. 2,49,300. ये है विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के साथ 2,59,272 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. 2,59,270. आप लोग आगे सीखेंगे राउंडिंग ऑफ करना गाइस. आप लोग आगे सीखेंगे राउंडिंग ऑफ करना. आ जाओ भाई. क्वेश्चन नंबर 11. An individual is born on 1st April 1945. He is resident in India during the previous year 24-25. The first exemption limit applicable to him shall be. देखो भाई, 1st April 1945 रेसिडेंट, तो वो सीनियर सिटीजन रेसिडेंट हो गया. फर्स्ट एग्जेम्पशन लिमिट दैट विल बी एप्लीकेबल विल बी 3 लाख रुपीस. 3 लाख रुपए. ओ सॉरी, 1945 है. सॉरी 1985 मेरे को ध्यान में रहा. 1965. ये तो सर सुपर सीनियर सिटीजन हो गया. ये तो सर सुपर सीनियर सिटीजन हो गया. 1945 है. तो इन दैट केस क्या अप्लाई करेंगे गाइस? फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए. 5 लाख रुपीस. अब आते हैं गाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर. नाउ सर, अब हम लोगों ने दोनों रिजाइन्स पढ़ ली. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन एंड ये हमारी ऑप्शनल टैक्स रिजाइन, ओल्ड रिजाइन. अब बात ये आती है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन की अगर अपन स्लैब रेट की बात करें तो वो कंपैरेटिवली दोस्तों हमें लीनियंट लगी एज कंपेयर टू द ऑप्शनल टैक्स रिजाइन, ओल्ड रिजाइन, जो 3 स्लैब रेट्स आज हमने पढ़ी. लेट्स से गाइस, मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल भी देता हूं एंड देन वी गोना अंडरस्टैंड. फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे गाइस. अभी देखिएगा गाइस, अगर एक इंसान है मिस्टर एम, ओके गाइस, एज 40 years and he has income of 15 lakh rupees. ध्यान से देखिएगा गाइस, 15 लाख रुपए की इनकम. अगर वो आपके पास आता है और आपसे कहता है भाई साहब कि मेरी टैक्स लायबिलिटी निकालिए इन अ मैनर विच इज मोर बेनिफिशियल टू मी, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे गाइस? हम 15 लाख रुपए को अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन एंड अंडर ओल्ड रिजाइन दोनों में डालकर देखेंगे. और आप देखेंगे मोर ऑफन देन नॉट, इनफैक्ट अगर आपकी सेम इनकम है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन एंड द ओल्ड रिजाइन, तो इन दैट केस
default tax regime under section 115 BAC and optional regime, जिसे ओल्ड रिजाइम बोला जाता है, ओल्ड रिजाइम। अब ध्यान से सुनिएगा गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट करवाने वाला हूं एवरीबॉडी। अगर अपन डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में जाते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम की स्लैब रेट याद करिए जो मैंने कल करवाया था। फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 4 लाख रुपीज एट द रेट 5%, हाँ जी गाइस 20,000, next 3 lakh rupees at the rate 10%, 30,000, next 2 lakh rupees at the rate 15%, 30,000, and remaining 3 lakh rupees at the rate 20%, 3 lakh का 20% निकल कर आता है 60,000। तो आपका अभी यहां पर जो टैक्स निकल कर आ रहा है वो 1,40,000 रुपीज निकल कर आ रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इग्नोर कर रहे हैं फॉर द टाइम भी। अब इसको अगर अपन ऑप्शनल रिजाइम ओल्ड रिजाइम में फॉलो करें तो एज और रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करता है। एज 40 इयर्स है तो स्लैब रेट नंबर 3 में आएंगे। अब फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज एट द रेट 20%, 1 लाख रुपए, एंड रिमेनिंग 5 लाख रुपीज एट द रेट 30%, 1,50,000 रुपए। हाँ जी गाइस, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,50, 2,62,500। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप कौन सा टैक्स देना चाहोगे तो ऑफ कोर्स यू गोना चूज, आप चूज करोगे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम और ऑप्शनल को चूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल में टैक्स लायबिलिटी हमारी ज्यादा है। तो सर अगर मैं आपको 5 केसेस दूं और पांचों केसेस में एक ही इनकम को दोनों रिजाइम से टैक्स लायबिलिटी निकालने बोलूं तो पांचों केसेस में डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ही आप फॉलो करोगे, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम की जो स्लैब रेट है वो एज कंपेयर टू द ऑप्शनल रिजाइम बहुत लीनियंट है। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 30% कब लगता है? जब इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, और ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में 30% कब लगता है गाइस? जब 10 लाख से ज्यादा। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 20% कब लगता है? 20% जब 12 लाख से ज्यादा हो, जबकि ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में 5 लाख के बाद ही 20% लग जाता है। तो ये तो हर सिनेरियो में सर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम विल बी मच बेटर देन द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, देन व्हाई डू पीपल फॉलो ऑप्शनल टैक्स रिजाइम? ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो नहीं करते। इट इज बिकॉज कि उन्हें इसमें ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में, ओल्ड रिजाइम में डिडक्शंस मिल जाती हैं। जो आप लोगों ने इतनी लंबी लिस्ट पढ़ी थी ना कल के सेशन में, सैलरी में एलटीसी नहीं मिलता, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U एक्सेप्ट दोस 3 सेक्शंस। तो यहां पर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में आपका आप में डिडक्शंस अलाउ करी जाती है, जबकि दोस्तों आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में वो अलाउ नहीं करी जाती। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में अब क्या होगा, जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में आपकी इनकम ज्यादा होगी और ज्यादा इनकम पर आपको लीनियंट वाली स्लैब रेट लगानी पड़ेगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में आपकी इनकम ज्यादा होगी लेकिन उसकी स्लैब रेट थोड़ी लीनियंट होगी, एंड ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में आपकी इनकम कम होगी लेकिन जो स्लैब रेट होगी वो स्ट्रिक्ट वाली होगी। तो ज्यादा इनकम पर लीनियंट स्लैब रेट लगाएंगे और कम इनकम पर स्ट्रिक्ट वाली स्लैब रेट लगाएंगे, फिर दोनों की जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी उसमें जो कम वाला होगा दैट इज व्हाट वी आर गोना फॉलो। समझ में आया गाइस?
एंड दैट इज वाई जो कल की मैंने टेबल पढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कल की जो मैंने आप लोगों को टेबल पढ़ाई थी ना गाइस, वो इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आइए गाइस, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। Mr. Pavan, aged 74 years, resident of India, has a taxable income after claiming deduction under section 80C of 1,40,000 rupees, 1,40,000 रुपए की डिडक्शन ली, उसके बाद इनकम 8,30,000 रुपए की आई है। 8,30,000 की इनकम इज आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ 1,40,000, मतलब बिफोर डिडक्शन द इनकम मस्ट बी 9,70,000। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि जीटीआई में से आप डिडक्शंस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जीटीआई में से आप डिडक्शंस लेते हैं अंडर चैप्टर 6A, तो आपकी टोटल इनकम निकल कर आती है, करेक्ट। अब इन्होंने अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि डिडक्शंस 1.4 लाख की है और माइनस करने के बाद टोटल इनकम 8.3 लाख का आया है, तो क्या आप जीटीआई नहीं निकाल सकते दैट इट विल बी 9.7 लाख रुपीज। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स करवा रहा हूं गाइस, दिस इज नो रॉकेट साइंस। अब उसमें आगे क्वेश्चन में बोला है ही विशेस टू पे मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। दिस इज अ हिंट to each and every one of us that we will have to compute the tax liability according to the optional tax regime, according to the default regime, and then we will have to compare, और जिसकी tax liability कम होगी वो हम फाइनली पवन को एडवाइस करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा गाइस, एवरीबडी गाइस, अगर आप डिफॉल्ट रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, तो इन दैट सिनेरियो आपकी जो जीटीआई है 9,75,000, जीटीआई है 9.7 लाख रुपीस, उसमें से आप डिडक्शंस माइनस करेंगे 1.4 लाख रुपीस का, तो आपकी टीआई टोटल इनकम निकल कर आएगी 8.3। सॉरी, डिडक्शंस आपको माइनस करना अलाउड नहीं है, डिडक्शंस इज नॉट अलाउड, डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 80C, एंड देयरफॉर आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी 9.7 लाख रुपीस। डिडक्शंस इज नॉट अलाउड डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में। अब under the default tax regime you will have to compute tax liability on 9.7 lakh rupees. We will do it right away. First 3 lakh rupees nil, next 4 lakh rupees at the rate 5%, 20,000, हाँ जी guys, and remaining 2.7 लाख रुपीज एट द रेट 10%, 27,000 रुपए, 27,000 रुपीज, तो निकल कर आता है आपका 47,000 रुपीज। क्योंकि यहां पर आपको इग्नोर करने नहीं बोला है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को लगाएंगे एट द रेट 4%। 47,000 का 4% निकालिए 1880 प्लस इक्वल्स टू 48,880, 48,880, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है गाइस अकॉर्डिंग टू, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है गाइस अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपकी ये टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती। नाउ मूविंग ऑन गाइस विद द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम में आपका जीटीआई है वही 9.7 लाख रुपीस, उसमें से क्या आप डिडक्शंस माइनस कर सकते हैं? हाँ जी, डिडक्शंस आपको 1.4 लाख के अलाउड हैं, तो आपकी टोटल इनकम आ गई गाइस 8.3 लाख रुपीस। नाउ कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑन 8.3 लाख रुपीस अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम। फर्स्ट, ये नॉन सीनियर सिटीजन है, 2.5 लाख रुपीस नेल। नेक्स्ट
2.5 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 12,500, and remaining 3.3 lakh rupees at the rate 20%, 66,000, निकल कर आता है 78,500। ऐड करिए, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, 78,500, इसका 4% निकल कर आता है 3140 प्लस इक्वल्स टू 81,640। अब मुझे बताइए गाइस, एवरीबॉडी हैज टू हेल्प मी आउट, हमें क्या एडवाइस करना चाहिए पवन को? हमें क्या एडवाइस करना चाहिए पवन को? पवन भाई, फॉलो द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम एज द टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम is much lesser. हाँ जी गाइस, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ओहो, ये सीनियर सिटीजन है। मैंने सॉरी, मैंने यहां पर ये नहीं देखा, मेरे को 54 इयर्स की ध्यान थी, ये यहां पर 74 इयर्स है, तो जो ओल्ड में है वो सीनियर सिटीजन की स्लैब रेट लग जाएगी। ऑलराइट, बस इतना ही फर्क होगा गाइस। तो पहले जो मैंने 2.5 लाख रुपए माफ करे थे वो यहां पर 3 लाख रुपए माफ होंगे। अगले 2.5 लाख पे 5% लगाया था, 12,500 रुपए। यहां पर अगले 2 लाख रुपए पे 5% लगाया जाएगा, 10,000 रुपए। ऑलराइट गाइस, आ जाइए इधर देखिएगा गाइस। तो यहां पे अगर अपन अपने आंसर को चेंज करें थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं गाइस। आई रिमेंबर्ड 54, इट केम आउट टू बी 74। इधर देखिएगा गाइस, फर्स्ट 3 लाख रुपीस नील, next 2 lakh at the rate 5%, 10,000, 66 plus 10, 76, 76,000 का 4%, 3040, 79,040। अब मेरे को बताओ कौन सा सर अभी भी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम इज अ मच बेटर रिजाइम टू बी फॉलोड। ये देखिए कंक्लूजन, since the tax liability as per the provisions of 115 BAC is lower than the optional provisions, it is advisable for Mr. Pawan to follow 115 BAC। क्या एडवाइजेबल है? कि वो 115 BAC फॉलो करे। राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं आज का एक क्वेश्चन गाइस, होमवर्क में जो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13। होमवर्क, ऑलराइट। तो मिसेस रूही वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा। आ जाओ भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस। स्विचिंग फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसी टू ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, ये मैं आप लोगों को मैं पानी लेकर आ रहा हूं, तब तक लिख लीजिए गाइस। आई एम जस्ट गेटिंग सम वाटर फॉर माई सेल्फ। बाय दैट टाइम आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट इट डाउन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसका फोटो डालनी है, यस उज्जवल, ग्रुप में फोटो डालनी है, बिल्कुल सही, वेल डन उज्जवल। एवरीबडी ग्रुप में फोटो डालनी है, फटाफट डालिए। मतलब ये लिखना चालू करिए जब तक आई एम जस्ट गेटिंग सम वाटर फॉर माई सेल्फ।
All right, guys. क्वेश्चन नंबर 13 की ना बेटा यूनिस, आपको अपनी फोटो भेजनी है ऐसे सेल्फी लेके पाउट करते हुए ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 13 की एक ही तो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। कैसी बच्चे भी बड़े मजाक किया है हमारे। हाँ जी, स्विचिंग फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फ्रॉम 115 बीएसई टू ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, आपको पता है दोस्तों, द न्यू टैक्स रिजाइम हैज बीन मेड द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। जो हमारी दोस्तों डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है 115 बीएसई, अपन यही मानते हुए चलते हैं कि इंसान डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ही फॉलो करेगा। हाउएवर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ओल्ड रिजाइम में शिफ्ट कर सके। ऑलराइट, तो मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं। कहते हैं द न्यू टैक्स रिजाइम हैज बीन मेड एज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। It means the assessee will automatically fall under the new regime under section 115 BSE while filing his income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त वो 115 BSE में ऑटोमेटिकली फॉल करेगा। However, assessees will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. मतलब they will have the option to shift from the default tax regime to the optional tax regime, the old regime. ओके गाइस, अब बात यह आती है कि क्या सर हम बार बार ये कूदाफादी कर सकते हैं? मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं सर एक साल में हम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करें, अगले साल हम ओल्ड में आ जाए, उसके अगले साल हम ओल्ड फॉलो करें, फिर डिफॉल्ट में आ जाए, फिर ओल्ड में आ जाए, फिर डिफॉल्ट में आ जाए। मतलब जब जो हमारे लिए मोर बेनिफिशियल हो हम क्या वैसा कर सकते हैं? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज। सरकार ने कहा कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, if you do not have income from business and profession, then you can do anything that you want. मतलब you can switch from default to old, old to default, depending upon which is more beneficial to you from year to year. तो यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर आर, इन्होंने इनको जो इनकम होती है दोस्तों वो पीजीबीपी से नहीं होती है, पीजीबीपी नहीं है, मतलब ये सैलरीड इंडिविजुअल है, रेंटल इनकम मिलती है, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन से इनकी कोई इनकम नहीं है। अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं यहां पर 4-5 साल लिख देता हूं, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28 एंड 28, 29, ये आपके 5 साल लिख दिए हैं मैंने। इसमें क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि इस साल इन्होंने डिफॉल्ट फॉलो किया, इस साल ओल्ड, इस साल डिफॉल्ट फॉलो किया, इस साल डिफॉल्ट फॉलो किया, इस साल ओल्ड? द आंसर इज यस, ही इज अलाउड टू डू वॉट एवर ही विशेस। ये पांचों केसेस में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्विच फ्रॉम वन रिजाइम टू अनदर रिजाइम इन अ मैनर विच इज मोर बेनिफिशियल टू यू। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टू दैट। जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, पहला वाला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, मैं उसे रीड आउट कर देता हूं, देन आई विल मेक द सेकंड एग्जांपल एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। For assessees having no income under head PGBP, for assessees having no income under head PGBP can choose from year to year. They may choose to exercise the option of 115 BSE in 1 year and not to exercise the option in another year. एक साल में 115 BSE फॉलो करें, अगले साल ना फॉलो करें, ये उनकी मर्जी। अब बात आती है गाइस, अब बात आती है, लेट्स से मिस्टर एस, मिस्टर एस जिनकी पीजीबीपी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन से इनकी इनकम है। सरकार ने क्या बोला कि हम ऐसा मानते हुए चलेंगे
that you will be following the default tax regime. However, आपको भी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से ओल्ड रिजाइम में जाने का ऑप्शन एक बार है और एक बार लौटने का ऑप्शन है. हमने कहा क्या मतलब? मोदी जी कहते हैं ध्यान से देखिए, लेट्स से गाइस, एवरीबॉडी, मिस्टर एस ने 2024-25 में डिफॉल्ट रिजाइम फॉलो किया, ठीक है. क्या वो ओल्ड में आ सकते हैं? यस, एक बार वो ओल्ड में आ सकते हैं गाइस. वन टाइम वो ओल्ड में आ सकते हैं, वन टाइम. एंड ही कैन कंटिन्यू टू फॉलो ओल्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. वो एक बार ओल्ड में आ गए, फिर उसके अगले साल भी ओल्ड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अगले साल भी ओल्ड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक बार ओल्ड में आएंगे और एक बार ओल्ड से वो वापस आ सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं टू डिफॉल्ट. अब गाइस इधर ध्यान से सुनिएगा गाइस. अगर एक बार आप जाकर वापस आ गए, हिंदी में एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. तो अगर आप एक बार डिफॉल्ट में आ गए वापस, तो हम आपकी री एंट्री करवा देंगे, लेकिन इसके बाद वाले सालों में आपको मैंडेटरी डिफॉल्ट ही फॉलो करना पड़ेगा. मैंडेटरीली आपको डिफॉल्ट रिजाइम ही फॉलो करना पड़ेगा. 27, 28, 28, 29 में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा. यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वंस. You can continue to follow old regime as many years, for as many years, consecutive years as you want. You can return back to default tax regime, but after returning back, as long as आपकी business profession की income है, आपको mandatorily default regime follow करनी पड़ेगी. क्या समझ में आया guys? Everyone clear about it? अब इसका सेकंड पॉइंट रीड आउट करते हैं गाइस. फॉर assessees having income under head PGBP, the assessee can exit and enter the new regime under section 115 BSE only once. That means entry to the new regime is by default, but the assessee can choose old regime. वैसे तो हमें आपको डिफॉल्ट रिजाइम में ही डालते हैं, लेकिन आप ओल्ड रिजाइम भी चूज कर सकते हो. Thereafter, the assessee can make a re-entry. Assessee can make a re-entry in new regime, but after such re-entry, no change can be made. एक बार re-entry कर दी तो default tax regime ही follow करना पड़ेगा, except where such individual or HUF ceases to have any business income. अगर आपने business income बंद कर दी, let's say, अब guys interesting, अगर आपने 27-28 इस साल में आप अभी तक तो बिजनेस कर रहे थे, इस साल में आके अपना बिजनेस आपने बंद कर दिया गाइस. इस साल बिजनेस किया, लेकिन साल खत्म होते होते आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो इस साल तो आपको मैंडेटरीली डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आपने बिजनेस किया था. लेकिन क्या 28-29 में आप शिफ्ट कर सकते हो फिर से ओल्ड में? द आंसर इज यस, क्योंकि 28-29 में आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है. एंड क्योंकि 28-29 में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, आप मिस्टर आर की तरह कर सकते हो. यू कैन शिफ्ट लाइक अ मंकी. आप बंदर की तरह एक रिजाइम से दूसरे रिजाइम में कूद सकते हो. है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस? है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है गाइस. I would urge each and every one of you to write it down. मैं जब तक रिवाइज करवा देता हूं गाइस. आप ओल्ड रिजाइम में जाने का हक रखते हैं, लेकिन सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है. जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, वो कभी भी ओल्ड में जा सकते हैं, कभी भी वापस आ सकते हैं, आकर वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. ओल्ड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ओल्ड, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, वो कैसे भी चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं, कैसे भी चाहे तो अपना टैक्स रिजाइम चूज कर सकते हैं, जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है. उज्जवल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, उज्जवल का आंसर करूं उससे पहले रिवाइज करवा देता हूं. जिनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, उनको सरकार ने बोला कि भाई साहब तुम डिफॉल्ट से ओल्ड में जा सकते हो. माना तो यही जाएगा कि तुम डिफॉल्ट फॉलो करोगे, तुम चाहो तो पहले साल भी डिफॉल्ट को छोड़कर
ओल्ड में जा सकते हो। ओल्ड में कंटिन्यूअसली तुम कितने साल भी फॉलो करना चाहो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस भी आ सकते हो, ओल्ड से डिफॉल्ट में वापस आ सकते हो। लेकिन एक बार अगर वापस आ गए तो फिर मैंडेटरली डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा एज लॉन्ग एज आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं। उज्जवल ने कहा राठी जी अब ये बताइए कि अगर आपने 28-29 में आपने 27-28 में यहां पर मिस्टर एस ने बिजनेस क्लोज्ड क्योंकि इस साल आपने थोड़ा बहुत बिजनेस फिर भी किया था तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में ही रहना पड़ेगा। 28-29 में देयर वाज नो बिजनेस प्रोफेशन, 28-29 में नो पीजीबीपी, तो आपको क्या फिर ऑप्शन मिल गया? हाँ जी। देन यहां पर आपको मैंडेटरीली डिफॉल्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन मिल गया। अगर पीजीबीपी से इनकम नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन मिल गया। लेकिन अब भाई का क्वेश्चन आता, उज्जवल का क्वेश्चन आता, राठी जी मिस्टर एस का मन नहीं मान रहा था, उन्होंने कहा एक बार और बिजनेस कर देखते हैं, हो सकता है मुनाफा हो जाए। 29-30 में न्यू बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यही क्वेश्चन है ना उज्जवल बेटा आपका, कि उसने फिर से कोई नया बिजनेस चालू कर दिया तो क्या होगा? तो इन दैट केस आपको मैंडेटरीली एक बार एंट्री एक बार एग्जिट, एक बार एग्जिट एक बार री एंट्री, एक बार एग्जिट एक बार री एंट्री एक ही बार अलाउड है। एक बार एग्जिट एक बार री एंट्री एक ही बार अलाउड है, जो आप पहले यहां पर कर चुके हो। तो यहां पर आपको फिर मैंडेटरी आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ही फॉलो करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 115 बीएसी। ओके गाइस, ऑनेस्टली बताएंगे गाइस, क्या आप लोग मजा कर रहे हैं? आर यू गाइस एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर गाइस? ऐसा तो नहीं अकेला मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को मजा ना आ रहा हो। एवरीवन आ जाओ भाई। नाउ गाइस, आज का हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म होता है। नाउ वी विल गो ऑन टू द थियोरेटिकल पोर्शन गाइस। थियोरेटिकल पोर्शन पर चलते हैं। थियोरेटिकल पोर्शन आज के सेशन का गाइस, और वो है दोस्तों प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। 20 से 25 मिनट्स लगेंगे गाइस। आज का सेशन might be a little longer session as compared to the other sessions, but it is important that we put all our energies together guys. It's been almost 1 hour 40 minutes जब से आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। 100 मिनट से आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम मतलब जो इनकम आपने छुपा रखी थी, लेकिन मोदी जी ने एक दिन आके कर दिया धप्पा। मतलब धप्पा का मतलब क्या है राठी जी? मतलब आपके घर पे रेड पड़ी, उज्जवल के घर पे रेड पड़ी, सोफे में से 1 करोड़ रुपए निकला। सोफे में उसने दबा दबा के नोट दबा दबा के रख रखे थे। इनकम टैक्स ऑफिसर ने सोफा फाड़ा, 1 करोड़ रुपए निकला। उज्जवल कहता है मेरेकल, सोफे में से पैसा निकला, पता नहीं। उन्होंने दोस्तों जो कूटा भाई को, जो इधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो कूटा। हाँ जी गाइस, क्या आप ऐसे मिरेकल कह के बच सकते हैं? द आंसर इज नो। आप मिरेकल कह के बच नहीं सकते। आपसे पूछा जाएगा ये 1 करोड़ कहां से आया, कह रहा है मुझे नहीं आइडिया है। हो सकता है सोफा बनाने वाले ने रख दिए हो। क्या आपका ये कहना, उज्जवल का ये कहना कि सोफा बनाने वाले ने रख दिए हो, क्या ये एक सैटिस्फैक्टरी आंसर है? राठी जी, आपको अपने स्टेटमेंट पे ऐसा नहीं लग रहा आप गंदे गंदे जोक मार रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एंड दैट अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है गाइस, वो will be liable to tax at a very
स्पेशल रेट बाय मोदी जी। अब वो कौन सी रेट है? मैं बेकसूर हूं ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा यूनुस भाई। सरकार क्या कहती है? प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम where income is not disclosed by the taxpayer but is detected by the income tax department, where income is not disclosed by the taxpayer but is detected by the income tax department and the source for which is not satisfactorily explained by the assessee to assessing officer, it is deemed, माना जाता है, टू बी इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज डिस्क्लोज्ड। अब उज्जवल से कहा क्यों करा तुमने ऐसा और कब किया ऐसा? करे यार मोदी जी ऐसा नहीं होता, ये तो मैंने तब किया था जब आप पावर में भी नहीं थे, ये तो मैंने 2011-12 में चोरी करी थी। 11-12 में चोरी, अरे भैया कोई 11-12 में चोरी करता है उसे आप आके 24-25 में पकड़ो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपने बचपन में छुपन छुपाई नहीं खेली। अब जब इंसान ऐसे आंख बंद करके काउंटिंग करता है तब जाकर हम ड्रम में छुप जाते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। अब ऐसा थोड़े ना है कि वो 10 दिन बाद आके करेगा धप्पा या आइस पाइस, ऐसा थोड़े ना कर सकते हैं। ना 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 ना। मोदी जी ने कहा आपकी पिटाई अभी कम हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए आपकी पिटाई कम हुई है, थोड़ी और करवाएं। इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, मोदी जी कहते हैं भाई मैंने कोई हर एक इंसान के सिर पे सैटेलाइट थोड़ा ना लगा रखी है कि मेरे को पता चल जाए एक सेकंड में कब कौन इंसान चोरी कर रहा है। वो तो जब मेरे को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जब मेरे को कोई टिप मिलती है कि भाई साहब चोरी कर रहे हैं, तो उस पर हम नजर रखते हैं। और जब थोड़े सा और हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं कि हाँ वो इंसान चोर है, उस इंसान ने पैसे दबा के रखे, तब जाकर उसके घर पे छापा मारते हैं। किसी रोड साइड वाले टपरी वाले के घर पे छापा नहीं मारते हम कि तेरे घर से 12,000 रुपए निकले, बता 12,000 रुपए कहां से आए। 12,000 रुपए पर टैक्स वसूलने के लिए पता चले 5 लाख का खर्चा हो गया, तो हम रेड वहीं मारते हैं जहां हमें ऐसा लगता है द इनकम जो टैक्स लायबिलिटी इंसान ने छुपाने की कोशिश करी दैट इज सब्सटैंशियल इन नेचर। ऑलराइट, अब सरकार ने क्या बोला कि जिस साल हमने धप्पा किया वो उसी साल आपकी इनकम मान ली जाएगी, दैट विल बी इन कंसिडर्ड इनकम। ओके, 50% असेसिंग ऑफिसर को दे दो। नहीं नहीं, ब्राइबरी नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो उज्जवल? आप क्लास में हो, ये क्लास यूट्यूब पर भी कई बार जाती है और आप ऐसे ब्राइब करने की बात कर रहे हैं। ये उज्जवल बाजपेयी, पूरा नाम, इसका एड्रेस बता देता हूं। ये भाई ब्राइबरी मेरा कोई लेना देना नहीं है इस वजह से। हाँ जी, कमाल करते हैं। डर गया, कह रहे मजाक कर रहा था राठी जी, आपका जैसा नेचर है, मजाक किया। द assessee will be liable to tax at the rate 60%। असेसी को कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो लेट्स से दोस्तों, उज्जवल के घर से 1 करोड़ रुपए का अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकला। कितना? अनडिस्क्लोज्ड इनकम 1 करोड़ रुपए का। तो इन दैट केस मोदी जी ने कहा कि आपको इसका 60% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स एट द रेट 60%, 60 लाख। उज्जवल कहता है मोदी जी क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा पहले 2.5 लाख रुपए माफ होंगे इसमें से। मोदी जी कहते हैं बड़े, मतलब इस हालत में भी मस्करी करने की एक लिमिट होती है इंसान की, है? इस हालत में भी मस्करी कर रहा है, मतलब काले धन में भी पहली स्लैब रेट की छूट की उम्मीद करता है। हाँ जी गाइस, तो टैक्स देना पड़ेगा 60%, 60 लाख। हाँ, ये तो बहुत चला गया, मेरे पास तो सिर्फ 40 लाख रुपए रहेगा। मोदी जी कहते हैं रुक जाइए। अच्छा,
थैंक यू मोदी जी, थोड़ा थोड़ा तो वापस और दे दीजिए, थोड़ा तो दे दीजिए। कह रहे ओ दे नहीं दीजिए, ले लीजिए। कह रहे क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे टैक्स पर सरचार्ज लगता है, सरचार्ज लगता है एट द रेट 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली उसका मैंडेटरी आपको सरचार्ज देना पड़ता है एट द रेट 25%। 60 लाख इंटू 25% निकल कर आया 15 लाख रुपए। तो 60 लाख तो आपको टैक्स देना है, प्लस 15 लाख रुपए आपको सरचार्ज देना है। इतने में उज्जवल जमीन पे लेट गया। कह रहे क्या कर रहे हो मोदी जी, मैं यहीं अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा लूंगा। मोदी जी कहते हैं रुको रुको, आप फटाफट तेल लाओ, माचिस मैं लेकर आया ही हूं। लाओ भैया, मैं माचिस निकालता हूं जेब से। मोदी जी कमाल कर रहे हैं, 1 करोड़ में से 75 लाख ले जाएंगे, मेरे पास सिर्फ 25 रह जाएगा। कह रहे रुकिए। उज्जवल कहता है अब क्या चाहिए? कहते हैं इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तो आपको पता ही है ना, एट द रेट 4%। 75 लाख का 4%, 3 लाख रुपए और 78 लाख रुपीज इज द फाइनल अमाउंट जो हम आपसे लेकर जाएंगे ऑन योर अनडिस्क्लोज इनकम। उज्जवल कह रहा है अब क्या बाकी रह गया? मोदी जी कह रहे हैं 22 लाख। देखो ना कितनी इजी कैलकुलेशन करी। 1 करोड़ में से 78 लाख हम ले जाएंगे, तो उज्जवल हमारे साथ चैट बॉक्स में पूछ रहा है अब क्या बाकी रहा? 22 लाख। 22 लाख आपके पास रहेगा। हाँ जी। और ये भी तब रहेगा या आपके पास रहने देंगे जब आप कोऑपरेट करेंगे। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका कॉलर पकड़ के ले जाया जा सकता है आपको, और आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है। समझ रहे हैं एवरीबडी? दस देखो, टैक्स विल बी लायबल टू टैक्स एट द रेट 60% प्लस मैंडेटरी सरचार्ज ऑफ 25% ऑफ टैक्स and cess at the rate 4% of tax and surcharge. Thus, effective rate of tax is 78%. 1 करोड़ का 78% कितना बनता है? 78 lakhs, and that is what is coming out on such undisclosed income under section 115 BBE. 115 BBE विदाउट एनी एग्जेम्पशन लिमिट, कोई एग्जेम्पशन लिमिट के छूट नहीं है। फर्दर, नो सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड फ्रॉम सच अनडिस्क्लोज इनकम। अगर आपका कोई और बिजनेस में नुकसान था तो क्या वो आप अनडिस्क्लोज इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दैट। इससे जुड़ा हुआ दोस्तों आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I would want each and every one of you to write down the first paragraph. Previous year for undisclosed income is the year in which such undisclosed income is detected. Previous year for undisclosed income कौन सा होगा? जिस साल वो पकड़ी गई, वो वाला साल नहीं जिस साल आप चोरी कर रहे थे। हो सकता है आपने चोरी 11-12 में करी हो, चोरी 16-17 में करी हो, चोरी 20-21 में करी हो, लेकिन जिस साल पकड़े गए 2024-25 में पकड़े गए, तो 24-25 विल बी द ईयर इन विच माना जाएगा कि ये इनकम 24-25 की है। और इस इनकम पर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट विल बी लेविएबल? 60% टैक्स प्लस 25% मैंडेटरी सरचार्ज of the tax component, and then 4% health and education cess at the rate on tax and surcharge. All right guys, every one of you guys clear about this point? है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? लिखा आप लोगों ने? लिखा? आ जाओ भाई। नेक्स्ट, द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम। दोस्तों अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जितना अभी तक करा है भारी भरकम तो नहीं लग रहा है? अगर भारी भरकम लग रहा है तो ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं मैं अगले सेशन में भी करा सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी चीज भगा भगा कर नहीं कराना चाहता। वैसे मैं पहले सोच रहा था कि सेशन 2 घंटा
20 मिनट तक भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर लगा कि यार लेक्चर नंबर 3 ही है, बच्चे ऐसा ना करें अगली बार से विश्वास ही उठा ले मेरे से। हाँ जी गाइस, तो व्हाट आई एम गोना डू, चलो आज अपन यहीं तक रखते हैं। या आज आई नो आप लोग गाइस टायर्ड नहीं होते हैं, but for all those students who might be watching this session in recorded form, they might just feel a little tired. So what we are going to do guys, हम लोग आज इतना ही रख रहे हैं। कल के सेशन में दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के अनडिस्क्लोज इनकम के जो 5 केसेस हैं वो करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग करेंगे केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर, एंड देन वी विल आल्सो गो टू सम टैक्स लायबिलिटीज वाला भी करेंगे। ऑलराइट, लेट अस सी कि देखो मैंने पहले भी बोला है मैं भगा दौड़ा के तो पढ़ाऊंगा नहीं। आई एम गोना गो वेरी स्लो, आई एम गोना मेक श्योर दैट वी एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट, एंड आई होप गाइस आज का सेशन वाज अ फन फिल्ड सेशन, मस्ती वाला सेशन। और मस्ती में हम लोगों ने आज बहुत कुछ पढ़ा गाइस। चलो जी रिवाइज करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने करे गाइस रेट्स ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, द ओल्ड रिजाइम, जिसमें 3 स्लैब रेट है। पहला, सबसे पहले फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल मैन और वुमेन हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर बट अप टू 79 इयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन। इनके पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 से 5 लाख रुपए 5%, 5 से 10 लाख रुपए 20% और अबव 10 लाख रुपए 30%। For all those who attain the age of 60 years on the first day of assessment year, 1 April 2025 को भी अगर कोई सीनियर सिटीजन की एज अटेन करता है तो उसे दोस्तों सीनियर सिटीजन माना जाएगा। मतलब 60 इयर्स की एज अटेन करता है तो उसे सीनियर सिटीजन माना जाएगा। Next, for a resident individual man or woman who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year, including the ones who attain the age of 80 years on the first day of April 2025, पहले 5 लाख माफ, 5 से 10 लाख 20%, अब 10 लाख 30%। नेक्स्ट, बचे कुचे इंडिविजुअल रेसिडेंट अप टू 59 इयर्स, नॉन रेसिडेंट नो मैटर व्हाट द एज लिमिट। हाँ जी गाइस, plus HUF, AOP, BOI and every artificial judicial person, पहले 2.5 लाख रुपए माफ, 2.5 से 5 लाख रुपए 5%, 5 से 10 लाख रुपए 20% and above 10 लाख रुपए 30%। नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, उसको थर्ड स्लैब रेट ही लगेगी। HUF इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एज ऑफ द कर्ता, उसको थर्ड स्लैब रेट ही लगेगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क में है जो आपको ग्रुप में शेयर करना होगा। नेक्स्ट, स्विचिंग फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम टू ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। सरकार कहती है अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आप जितनी बार जब जैसे जो रिजाइम फॉलो करना चाहे कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पीजीबीपी इनकम है, इफ यू हैव बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, अगर आपकी पीजीबीपी से इनकम है तो भाई साहब आपको एक बार डिफॉल्ट से ओल्ड जाने की परमिशन है और एक बार ओल्ड से डिफॉल्ट आने की परमिशन है। एक बार अगर आप वापस आ गए then you will have to mandatorily follow the default tax regime as long as आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। ऑलराइट, अगर बिजनेस प्रोफेशन बंद हो गया तो फिर आप ओल्ड डिफॉल्ट में खेल सकते हैं। आपने फिर बिजनेस चालू कर दिया तो मैंडेटरी डिफॉल्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिजनेस चालू कर, नया बिजनेस चालू किया है तो उसके लिए फिर से एक बार हमें ओल्ड में जाने दीजिए, एक बार वापस आने दीजिए। ना, एक बार अगर आप ओल्ड में जाकर वापस आ गए हैं तो भाई साहब सॉरी, हाँ जी गाइस, फिर आपको मैंडेटरीली डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस चल रहा है। मजा आया गाइस? एवरीवन, चलो जी आज का सेशन यहीं तक। Anyone having any doubt whatsoever into the chat box, you guys are free to ask me that. फटाफट पूछिए गाइस, कोई भी डाउट हो, I will be more than happy to help you out in every possible way I can. कोई भी डाउट हो पूछिए गाइस। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 13 ग्रुप में शेयर करिएगा गाइस।
ऑलराइट, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। फिर कल कंटिन्यू करेंगे गाइस, कल कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। एंड कल हम करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइस, विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। दोस्तों, ये इनकम्स विच आर टैक्सेबल एट अ स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट पर जो इनकम्स टैक्सेबल हैं। ऑलराइट गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा गाइस आप लोगों को। यू गाइस आर गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस सेशन, ओके। चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, मिलते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।